हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट हमारी जो क्लास थी उसमें हमने डाइवर्जेंस तो हम पहले ही कर चुके थे। एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जो 2008 में आया हुआ था, उसको मैं आपको पूरा बता चुकी थी। ठीक है, आई होप आपने इसके ये जो मैंने आपसे कहा था कि E2 कैप और E3 कैप के लिए ट्राई करना तो कर लिया होगा जो बच्चे सिंसियर है पढ़ाई के लिए। एक क्वेश्चन मैंने दिया था आप लोगों को, ये ग्रेडियंट A डॉट R इज इक्वल्स टू A वेक्टर होता है, ये मैंने आपको सॉल्व करने के लिए दिया था। ठीक है, पता नहीं किसी ने मुझे बताया नहीं कमेंट सेक्शन में कि भाई किया है नहीं किया है, कुछ है कुछ नहीं है। ठीक है, मर्जी है आपकी, पढ़ना ना पढ़ना आपके हाथ में, मेरा जो काम है वो मैं कर रही हूँ। ठीक है, इसका मैं सॉल्यूशन जल्दी से बता देती हूँ कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या था। ठीक है, उसके बाद हम आज कर्ल शुरू करेंगे। ठीक है, कर्ल अपना कंटिन्यू करेंगे। चले आप जल्दी से फटाफट देख लें एक बार कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है। यहीं पे बता देती हूँ आपको। हमें प्रूव करना था ग्रेडियंट A डॉट R इज इक्वल्स टू A वेक्टर होता है। ठीक है, ये मैंने मान लिया था। R वेक्टर ये था, A वेक्टर ये था। R वेक्टर को हम स्केल फैक्टर और इसी में तो बताएंगे। ठीक है, ऐसे जैसे हम कार्टेजन में R वेक्टर इज इक्वल्स टू XI कैप प्लस YJ कैप प्लस ZK कैप लेकर के चलते हैं, वहाँ पे कोऑर्डिनेट्स XYZ होते हैं, लेकिन यहाँ पे कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स U1 U2 U3 होते हैं और उनके साथ स्केल फैक्टर्स भी आते हैं। ठीक है, तो हमने H1 U1 E1 कैप, H2 U2 E2 कैप, H3 U3 E3 कैप हमने क्या किया, R वेक्टर को कंसिडर कर लिया। ठीक है, अब कार्टेजन में अगर आप A वेक्टर कंसिडर करते तो क्या करते, आप ऐसे करते A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप, ये तो कंसिडर करते। यहाँ पे मैंने क्या माना है, A1 E1 कैप, A2 E2 कैप, A3 E3 कैप। समझ में आ रही है। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लें हम। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आपका क्या आएगा, A डॉट R वेक्टर इज इक्वल टू कितना आएगा, E1 कैप डॉट E1 कैप 1 हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट करना अच्छी तरीके से आना चाहिए आपको। ठीक है, 11th में आ जाता है H1 U1 A1, या फिर आप इसको A1 H1 U1 A2 H2 U2 A3 H3 U3, तो कितना आ जाएगा A1 H1 U1 प्लस A2 H2 U2 प्लस A3 H3 U3 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तभी तो ये स्केलर प्रोडक्ट है। तो मिलने वाले क्वांटिटी में कहीं आई जे के नहीं आ रहे, तभी तो हम कहते हैं कि ये स्केलर प्रोडक्ट है, यानी कि डॉट प्रोडक्ट होगा तो दो वेक्टर क्वांटिटीज़ का, पर मिलने वाली क्वांटिटी कैसी होगी, हमेशा स्केलर होगी। समझ में आ रही है बात आपको। इसके बाद मुझे क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे इसका ग्रेडियंट लेना है। ठीक है, तो मैं इसका ग्रेडियंट ले लेती हूँ फटाफट। ग्रेडियंट A डॉट R वेक्टर, ग्रेडियंट की डेफिनेशन हम जानते ही हैं। इन कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम कितनी होती है, E1 कैप अपॉन H1 डेल अपॉन डेल U1। ठीक है, अच्छा, और साथ में कितना आएगा आपका, साथ में आपका आएगा, अच्छा पूरा ग्रेडियंट किसका ले रहे हो आप, A डॉट R का ले रहे हो। ठीक है, तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा, है ना, यानी कि डेल अपॉन डेल U1 के ब्रैकेट में आप ये पूरा लिखेंगे। लेकिन काम का सिर्फ केवल कौन सा है, फर्स्ट टर्म A1 H1 U1। क्यों, क्योंकि U1 का ही U1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो सकता है, बाकी U2 U3 का भी हो सकता है, लेकिन वो क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि A2 H2 और A3 H3 तो कांस्टेंट है। आप डिफरेंशिएशन करोगे तो U2 U3 का करोगे, और U2 का U1 के रिस्पेक्ट में जीरो, U3 का भी U1 के रिस्पेक्ट में जीरो, केवल इस U1 का ही U1 के रिस्पेक्ट में कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, तो मैं केवल एक ही टर्म लिख रही हूँ A1 H1 U1, लेकिन इन दोनों का भी होगा, वो जीरो होंगे। ब्रैकेट में हम पूरा लिखेंगे, ये पूरा एक्सप्रेशन लिखेंगे हम इस डेल अपॉन डेल U1 के ब्रैकेट में, लेकिन इन दोनों का क्या हो गया, जीरो हो गया, केवल इसका होगा। ठीक है, प्लस E2 कैप अपॉन H2 डेल अपॉन डेल U2। अब की बार डिफरेंशिएशन U2 के रेस्पेक्ट में, तो केवल इसका होगा, इन दोनों का जीरो होगा, तो ब्रैकेट में केवल क्या बचेगा, A2 H2 U2। फिर क्या बचेगा, E3 कैप अपॉन H3, साथ में A3 H3 और U3। समझ में आ गई बात। ठीक है, तो आपका जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, A1 H1 तो आप बाहर ले लो, U1 का U1 के रेस्पेक्ट में 1 प्लस E2 कैप अपॉन H2, यहाँ पे क्या बच जाएगा, A2 H2 U2 का U2 के रेस्पेक्ट में 1 प्लस E3 कैप अपॉन H3 इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया, U3 का, सॉरी, डेल अपॉन डेल U3 आएगा यहाँ पे। ठीक है, U3 का U3 के रेस्पेक्ट में 1, तो ये कितना बच गया, A3 H3। ठीक है, H1 से H1 कैंसिल, H2 से H2, H3 से H3, तो आपके पास क्या बच गया, A डॉट R इज इक्वल्स टू कितना बच गया भाई, A1 E1 कैप, A2 E2 कैप और A3 E3 कैप। तो ये क्या है, A वेक्टर ही तो है जो हमने माना था। ठीक है, देयरफॉर मेरे पास क्या प्रूव हो जाता है, ग्रेडियंट
ए डॉट आर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर। समझ में आ गई? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। और इससे पहले जो क्वेश्चन कराया था वो भी इंपॉर्टेंट है, 2008 में आ चुका है। तो इस तरह के नॉर्मल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। समझ में आ गई? तो आज हम अपना शुरू कर रहे हैं कर्ल को मैं डिफाइन कर चुकी थी कल के वीडियो में। मैंने आपको बताया था कि कर्ल क्या होता है। कर्ल को बताने से पहले परिसंचारण यानी कि सर्कुलेशन को समझाया जाता है। और किसी भी वेक्टर का सर्कुलेशन क्या होता है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ एनी क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ एनी वेक्टर, जो मैंने कंसिडर किया था ए। और अगर आपको कर्ल चाहिए तो कर्ल का एक कंपोनेंट निकलता है इस डेफिनेशन से। कैसे निकलता है? सर्कुलेशन पर यूनिट एरिया क्या कहलाता है? कर्ल ऑफ अ वेक्टर ए, ठीक है, यानी कि वन कंपोनेंट, ठीक है। अदर कंपोनेंट्स चाहिए तो आप सिमिलरली कर सकते हैं। तो आज हम शुरू कर रहे हैं कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड इन कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। शुरू कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है मेरा कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड इन कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पेपर में अगर आपका ये टॉपिक आ जाता है तो आप उससे पहले कर्ल को समझाएंगे कि कर्ल क्या होता है, जो मैंने आपको कल समझाया था, ठीक है। चले देखिए, कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड। देखिए भाई, डेफिनेशन में पता चल रहा है हमें कि मुझे लाइन वेक्टर चाहिए और मुझे एरिया चाहिए, ठीक है। जो हमारा डाइवर्जेंस था उसमें मुझे फ्लक्स चाहिए था और वॉल्यूम चाहिए था। तो मैंने एक कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट में हमने एक क्लोज बॉडी मानी थी जो एक घन जैसी थी, ठीक है। घन नहीं था हालांकि वो एक घन जैसी थी, बट एक वो क्लोज बॉडी थी, 3D वॉल्यूम था, एक ऐसी क्वांटिटी थी जिसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम था, ठीक है। अब की बार हम क्या करेंगे, हमारा सरफेस से ही काम चल जाएगा क्योंकि हमें तो चाहिए एरिया, और लाइन इंटीग्रल तो आराम से निकल ही जाएगा। एक अगर हम सरफेस भी मानते हैं तो उसमें 4 लाइन्स होंगी कि नहीं। तो देखो अब यहाँ पे देखो, आप पहले सब समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैंने ये कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसिडर कर लिया, ठीक है। यहाँ पे मेरा U1 कर्व, U2 कर्व और U3 कर्व है, ठीक है। इस U1, U2, U3 कर्व में मैंने एक सरफेस जो है वो कंसीडर कर ली है, ठीक है। सरफेस का नाम है OABC, ठीक है। तो ये आपको इसमें 4 लाइंस दिखाई दे रही होंगी, ठीक है। कौन कौन सी? अच्छा, डायरेक्शन देख लीजिए आप। ये इस कर्व की डायरेक्शन में बाहर ले लूँ आपको, ठीक है। और इस कर्व की डायरेक्शन भी मैं बाहर ले लूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। अच्छा, ये जो सरफेस, अच्छा कर्ल जो है उसमें डायरेक्शन का बड़ा महत्व है भाई। आपने जब EMT में कर्ल प्रूव किया था तो वहाँ पे भी मैंने सरफेस से ही करवाया था, तो मैंने आपको बताया था कि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने कंसिडर कर ली कि ये जो सरफेस है इसमें जो 4 लाइंस हैं उनकी डायरेक्शंस कुछ इस तरीके से है। समझ में आ रही है बात, ठीक है। यानी कि मैंने कैसी मान लिया ये एंटी क्लॉकवाइज। आप चाहें तो क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये जो U3 कर्व है ये इस सरफेस OABC के कैसे है? परपेंडिकुलर है। समझ में आ रही है? परपेंडिकुलर ही तो है, तो मुझे कर्ल का जो कंपोनेंट मिलेगा वो इस पर्टिकुलर सरफेस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट मिलेगा। यानी कि अगर मैं ये OABC सरफेस को कंसिडर करती हूँ तो मुझे पता है कर्ल का कौन सा कंपोनेंट मिलेगा? थर्ड कंपोनेंट। समझ में आ गई? अगर आप चाहते हैं कि आप फर्स्ट कंपोनेंट पहले निकालना चाहते हैं तो आप U1 को यहाँ मान लेना, ठीक है। यहाँ पे U2 को मान लेना, यहाँ U3 को मान लेना। तो U2, U3 कर्व के बीच में जो सरफेस होगी वो परपेंडिकुलर होगी किसके? U1 कंपोनेंट के। तो आपको कर्ल का कौन सा कंपोनेंट मिलेगा? फर्स्ट कंपोनेंट मिल जाएगा। समझ में आ रही है? तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैंने U3 को मान लिया है, ठीक है। और 2 और 1 को हम सिमिलरली करके लिख देंगे, ठीक है। चलो, तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन ऑफ कर्ल आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? लाइन इंटीग्रल। क्लोज लाइन इंटीग्रल कैसे निकलेगा? मैं 4 लाइन इंटीग्रल निकालूंगी, 4 लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग, यानी कि O से A निकालूंगी, फिर A से B निकालूंगी, B से C निकालूंगी और फिर C से O निकालूंगी, ठीक है। उन सब का सम कर दूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा? क्लोज लाइन इंटीग्रल। फिर मैं क्या करूँगी? सरफेस से डिवाइड कर दूंगी तो मेरा क्या निकल जाएगा? कर्ल का एक कॉम्पोनेंट। और फिर मैं आपको बताऊँगी कि बाकी के कॉम्पोनेंट्स कैसे निकलेंगे, ठीक है। ओके, सबसे पहले मुझे क्या करना है, मैं इस सरफेस की साइड्स कंसीडर कर लेती हूँ कि कितनी है,
ठीक है। तो मैंने ये कह दिया इसकी साइड है H1 du1, जैसे हमने उसमें मानी थी लास्ट टाइम जब हमने डाइवर्जेंस प्रूव किया था, और ये है हमारी H2 du2। समझ में आ रही है बात आपको? ठीक है। तो इसका जो एरिया वो हो गया, वो कितना हो गया, ठीक है, एरिया ds, एरिया ds कितना आ गया हमारे पास, एरिया ऑफ सरफेस, आप नाम भी लिख दें, सरफेस का नाम कितना है, OABC। ठीक है। ds कितना हो गया, H1 du1 और H2 du2, और आप इसे थोड़ा सा सही करके लिख दें, H1 H2 du1 du2, थोड़ा मैंने रीअरेंज कर दिया इसको। तो ये मेरी हो गई इक्वेशन नंबर 1 ही मान लेते हैं, 1 नहीं 1 आप इसको मानना, आप जब नोट्स बनाए तो आप पहले कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड को समझाना, पूरा इसको बताना और इसको इक्वेशन नंबर 1 डालना। ठीक है। और ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है भाई। अब मेरा काम क्या है, क्लोज लाइन इंटीग्रल निकालना, पर उसके लिए मुझे पहले हर एक लाइन के लिए क्या निकालना पड़ेगा, इंटीग्रल। ठीक है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, अच्छा एक बात और मैं बता दूं आपको, ये जो हमारे 3 कर्व हैं, इन तीनों कर्व्स के अलोंग जो वेक्टर है हमारे पास, ए वेक्टर जिसका हम कर्ल निकालना चाहते हैं, उसके 3 कंपोनेंट्स हैं। जो ओ से ए है उसके अलोंग है कंपोनेंट A1, ओ से सी है उसके अलोंग है कंपोनेंट A2, और ओ से यहाँ तक हम जा रहे हैं तो कंपोनेंट है हमारा A3। ठीक है। सो हम कह देते हैं यहाँ पे कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग OA इज इक्वल टू कितना है, A1। समझ में आ गई बात? ठीक है। देयरफॉर लाइन इंटीग्रल फ्रॉम O to L A डॉट DL कितना होगा, O से A मैं लाइन इंटीग्रल लूँगी तो O से A तक ना, ओके, O से A, कंफ्यूज तो नहीं हो गया आप, 2 A हो गए है ना, कंफ्यूज मत होना भाई। ठीक है। O से A इसका नाम है। ठीक है। तो कितना हो जाएगा, कंपोनेंट कितना है इस वेक्टर A का, O से A के अलाउंग कितना है, A1, तो A1, और लाइन मतलब DL, कितनी लंबी साइड है ये, H1 du1 ही तो है। ठीक है। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर मेरी 3, मेरे को काम आएगी। तो मेरा A से DL के अलाउंग मेरे को क्या मिल गया, लाइन इंटीग्रल मिल गया, इजीली मिल गया। अब मुझे क्या चाहिए, अब आप ऐसे करना, देखो इजी वे में, जब आपका O से A ये वाली साइड निकल गई तो उसके जस्ट पैरेलल वाली का निकालना उसके बाद। ठीक है। इन दोनों की फिर हम बाद में निकालेंगे। तो पहले O से A का निकल गया, फिर उसके जस्ट पैरेलल वाली का। ठीक है। इसके अलोंग भी कंपोनेंट तो कितना ही होगा, A1 ही होगा भाई, इसके अलोंग A1 है तो उसके जस्ट पैरेलल वाली के अलोंग भी A1 ही होगा। ये वाली जो साइड है BC, ये OA से कितने डिस्टेंस पे है, H2 du2 डिस्टेंस पे है। तो जो परिवर्तन आएगा, यानी कि जो चेंज आएगा लाइन इंटीग्रल में, वो H2 du2 डायरेक्शन में आएगा। ठीक है। ठीक है। देयरफॉर चेंज, रेट ऑफ चेंज along U2। ठीक है। रेट ऑफ चेंज कितना होगा, along U2 मतलब ये वाली जो डायरेक्शन है। ठीक है। U2 कर्व है लेकिन इसके जस्ट पैरेलल। समझ में आ रही है? ये जो H1 du1 वाली साइड है उससे कितने डिस्टेंस पे है, H2 du2 डिस्टेंस पे BC लाइन है। मुझे अब BC लाइन के लिए ही क्या निकालना है, लाइन इंटीग्रल। तो मैं पहले चेंज निकालना चाहती हूँ कि जब मैं यहाँ से यहाँ आई तो चेंज कितना आया, H2 du2 के अलोंग चेंज आएगा। तो पता है चेंज कितना होगा, डेल अपॉन डेल U2 और 1/H2, चेंज किस में, A1 H1 du1 में। ठीक है। चेंज इसी में तो आएगा, इसी के तो जस्ट पैरेलल है ये। तो A1 H1 du1 का आप क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे, और कितनी डिस्टेंस पर है, H2 du2 डिस्टेंस पर है। समझ में आ गई? तो आपने चेंज क्या देखा, U2 के अलाउंग। U2 ये वाली तो साइड है, U2 कर्व ये वाला ही तो है भाई, ये वाला कर्व। तो आपको जो चेंज देखना है वो U2 के अलाउंग देखना है, तो मैंने डेल अपॉन डेल U2 कर दिया। ठीक है। और ग्रेडियंट का जो सेकंड स्केल फैक्टर होता है वो H2 होगा, और चेंज किस में, A1 H1 du1 में। ठीक है। इक्वेशन नंबर 4।
तो मेरे पास आप बता सकते हो कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रल कितना आएगा, बी से सी, ध्यान से देखना एक बार, ए डॉट डी एल, ये तो आएगा ही आएगा, यानी कि A1H1 DU1, फिर इतना तो है ही, फिर उससे इतनी डिस्टेंस पर चेंज, प्लस 1/H2 ये वाला, ये रहा चेंज, डेल अपॉन डेल U2 A1H1 DU1। अब डायरेक्शन देखो आप, इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, तो इसके साथ प्लस साइन है, तो इसके साथ क्या साइन आएगा, माइनस का। समझ में आ गई, केवल पैरामीटर्स चेंज हुए, तरीका चेंज नहीं हुआ है। EMT में भी हमने कर्ल ऐसे ही सॉल्व किया था। समझ में आ गई। तो हमने क्या काम किया, पहले OA के अनुदिश हमने लाइन इंटीग्रल निकाल लिया, फिर मुझे उसके जस्ट पैरेलल के लिए निकालना है, मतलब B से C के अलोंग। BC जो साइड है वो OA से कितने डिस्टेंस पे है, H2 DU2 डिस्टेंस पे है, तो जो चेंज होगा वो इसी तरीके से निकलेगा। ग्रेडियंट की डेफिनेशन से हम जानते हैं चेंज जो है वो U2 के अलोंग निकलेगा, ठीक है, और किस में निकलेगा, A1H1 DU1 में। फिर हमने क्या कर दिया, इसके अलोंग जो लाइन इंटीग्रल होगा वो इन दोनों का प्लस होगा, ठीक है, और डायरेक्शन कैसी होगी, नेगेटिव, माइनस साइन लगा दिया मैंने, ठीक है। इक्वेशन नंबर कितनी हो गई है, 5। अब इन दोनों में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आपको क्या करना है, सिमिलरली लाइन इंटीग्रल किसके अलोंग निकाले, पहले आप O से ही शुरू करें, जैसे आपने O से A लिया था, अब आप थर्ड स्टेप में O से C के लिए निकालें, ठीक है। तो O से C A डॉट डी एल, O से C इस डायरेक्शन में कंपोनेंट A1 था, O से C में A का कंपोनेंट कितना है, A2, तो आप क्या लिखेंगे, A2, और लाइन कितनी है ये, H2 DU2, ठीक है। तो आपने जो डायग्राम में साइड लिया है वो तो है C से O, पर आप कहाँ से कहाँ निकाल रहे हैं, O से C, तो आपको यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा। समझ में आ रही बात। इक्वेशन नंबर 6। अब मुझे क्या चाहिए, इसके जस्ट पैरेलल, ठीक है, इसके जस्ट पैरेलल चाहिए, मतलब मुझे चाहिए A से B। समझ में आ रही है बात। तो मैं A से B के लिए निकाल रही हूँ। नाउ क्लोज इंटीग्रल फ्रॉम A to B A डॉट डी एल, तो ये तो आएगा ही आएगा, यानी कि माइनस A2H2 DU2, माइनस नहीं आएगा भाई, माइनस तो ये इसका है ना, ठीक है, इससे कोई लेना देना थोड़ी, हमें तो मैग्नीट्यूड से मतलब है, डायरेक्शन तो इसकी है, C से O से C वाले की, ठीक है, प्लस, ठीक है, ये वाली जो है ये इससे कितने डिस्टेंस पर है, H1 DU1 डिस्टेंस पर है, तो ग्रेडियंट की डेफिनेशन से कितना आएगा, 1/H1 डेल अपॉन डेल U1, चेंज किस में, A2H2 DU2 में। समझ में आ रही है बात, ठीक है। और कोई माइनस प्लस भी आएगा क्या, नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि जब आपने O से C निकालना था, लेकिन आपने जो आंसर निकाला वो किसके लिए निकाला, C से O के लिए, तो हम ऑलरेडी डायरेक्शन को नेगेटिव कर चुके हैं, ठीक है भाई। अरे भाई देखो, O से C के लिए मुझे इंटीग्रेशन निकालना था, समझ में आ रही है बात। तो मैंने ये माइनस साइन क्यों लगाया, माइनस साइन इसलिए लगाया क्योंकि मैं इंटीग्रल निकाल रही हूँ O से C, पर डायग्राम में डायरेक्शन दिखाई है मैंने C से O, इसलिए मैंने इसको नेगेटिव कर दिया। इसका मतलब मुझे ये जो इंटीग्रल मिला है ये O से C नहीं मिल रहा है, मुझे मिल रहा है C से O, यानी कि किस समझ में आ रही है, O से C इंटीग्रल निकल गया, तो यही डायरेक्शन मिल गई ना आप मेरे को, तो ये दोनों सेम ही डायरेक्शन में हो गए, ठीक है। डायरेक्शन को लेकर कोई इशू तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, सिंपल है, बस आपको O से शुरू करनी है, पहली जो साइड शुरू करनी है O से A शुरू की थी मैंने, ठीक है, ये वाली ये लो, ठीक है। फिर मैंने जो उसके पैरेलल निकाली तो ये दोनों अपोजिट साइड थी, इसलिए माइनस लगाया था। तीसरे स्टेप में मैंने O से C निकालनी थी, पर मेरे डायग्राम में डायरेक्शन उल्टी थी, इसलिए मैंने इसके साथ माइनस लगा दिया, तो मेरा इंटीग्रेशन O से C है, इसका मतलब इसी डायरेक्शन में है, और उसके जस्ट पैरेलल भी A से B इसी डायरेक्शन में है, तो अब मैं कोई प्लस माइनस थोड़ी लगाऊंगी, ठीक है। तो ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 7। अब आपका काम क्या है, क्लोज इंटीग्रल A डॉट डी एल कैसे निकलेगा, बस आपको सम कर देना है सबको, यानी कि OA AB BC CO सारे ऐड कर देने हैं, और आपको क्या मिल जाएगा, क्लोज इंटीग्रल। तो मैं क्या कर रही हूँ, सारी इक्वेशंस को क्लोज इंटीग्रल A डॉट डी एल निकालने के लिए सबका सम कर रही हूँ, यानी कि मैं क्या कर रही हूँ, इक्वेशन नंबर थर्ड 5 6 7 को ऐड कर रही हूँ, है ना, 3 + 5 + 6 + 7, ठीक है। तो कितना आ जाएगा मेरे पास, एक तो ये आ जाएगा, माइनस नहीं है भाई इसके साथ, ठीक है, ये वो डॉट लग गया पेन का, तो कितना हो गया, A1H1 DU1, ठीक है, माइनस A1H1 DU1 प्लस 1/H2 डेल अपॉन डेल U2 A1H1
DU1, ठीक है। फिर माइनस A2H2 DU2 और उसके साथ प्लस A2H2 DU2 प्लस 1/H1 डेल अपॉन डेल U1 A2H2 DU2। समझ में आ गई बात? तो मैंने क्या कर दिया, इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन 4, इक्वेशन 5, 6 और 7, थर्ड 5, 6, 7 को ऐड कर दिया तो मेरे पास क्लोज इंटीग्रल निकल के आ जाएगा। तो क्लोज इंटीग्रल A.dl में क्या होगा आपका, ये वाली तो है इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, H2H, ठीक है भाई, ये इससे कट गया, A1H1 DU1 माइनस A1H1 DU1 से कैंसिल हो गया और A2H2 DU2 माइनस A2H2 DU2 से कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आपका कैंसिल होना चाहिए था ये, तो ये H2, एक मिनट, अच्छा देखो, ये जो हमने B से C निकाला था, B से C, ठीक है, तो ये डिस्टेंस तो हमने मल्टीप्लाई की ही नहीं H2 DU2 इसके साथ, ठीक है। तो डिस्टेंस कितनी मल्टीप्लाई होगी, H2 DU2, ठीक है। ऐसे ही इस वाली साइड से ये कितनी डिस्टेंस पे थी, H1 DU1 डिस्टेंस पे थी, तो ये मैंने H1 DU1 इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे H2 DU2 और यहाँ आप मल्टीप्लाई करेंगे H1 DU1, तो ये H1 से H2 से H2 कैंसिल हो जाएगा और H1 से H1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास क्या बचेगा, डेल अपॉन डेल U2, ठीक है, A1H1 और बाहर क्या बच जाएंगे, DU1 DU2, ठीक है। और ये तो है अपना माइनस का, प्लस का क्या बचेगा, प्लस का बचेगा डेल अपॉन डेल U1 A2H2 और साथ में DU1 DU2। समझ में आ गई? तो मतलब मेरे पास क्या बच गया, यहाँ देख लें, क्लोज इंटीग्रल A.dl, ठीक है। प्लस वाले को मैं पहले लिख रही हूँ, तो डेल अपॉन डेल U1 A2H2 माइनस डेल अपॉन डेल U2 A1H1 और ब्रैकेट के बाहर क्या हो गया, DU1 और DU2, ये दोनों के साथ DU1 DU2 था, ठीक है। तो यहाँ पर भी बाहर आ गया DU1 DU2। समझ में आ गई? तो ये मेरे पास क्या निकल करके आ गया फिलहाल A.dl। तो अभी मेरा आधा ही काम हुआ है, यानी कि मेरा क्या निकल करके आया, A.dl। कल हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे DS से, जो हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी DS, ठीक है। आप भी करना इतना काम, आप उसे डिवाइड करना और एक कॉम्पोनेंट निकालना। समझ में आ गई? कल हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, ठीक है। थैंक यू।